बताइए। पहला पंडित जी कर्त्रायु, ये जो कर्त्रायु किया ना अपन ने, कर्तु प्लस है, ये कैसे हुआ? मतलब कौन सा फार्मूला लगाया था अपन ने, इसमें कौन सा सूत्र लगाया था? कर्त्री प्लस आई, ये जो था ना कर्त्रायु। हाँ हाँ, कर्त्री आपने इसको प्लस आयु, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कर्त धन री धन आयु, तो रिवर्ण परे क्या आया? रिवर्ण परे असवर्ण है, तो सूत्र कौन सा लग जाएगा? रमुवर्ण, रमरी वर्ण, रमरी वर्ण, रमरी वर्ण सूत्र जो आपको 46 नंबर का 46 नंबर का सूत्र है वो लगा। तो इसके आधार पे क्या हो गया? यहाँ पर हुआ री के स्थान पे रा, ठीक है। अब क्या हो गया? अब आपका हुआ कर्त, तो इसको और कर लें तो का धन रा, आधा रा, फिर ता व्यंजनांत, फिर रा, ये रा जो री का हो गया धन आयु, ठीक है। अब ये ता और रा मिलके क्या हो गए? त्रा हो गए। कर धन त्र धन आयु, समझ में आ गया? आ गया। और इधर शणुइदम, कौन सा? ये था ना शृण्विदम, प्लस ओके इदम। ओके, शृण्विदम, शृणु धन इदम, शृणु धन इदम, तो ये क्या हो गया? ये हो गया शरण धन उ धन इदम। तो उवर्ण के परे असवर्ण है, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा वमुवर्ण। वमुवर्ण 45वें नंबर का सूत्र, तो उ के स्थान पे हो गया वा। तो अब क्या हो गया? शरण, और ये वा इसमें जुड़ गया तो ये विदम, तो शरण विदम, ओके, ठीक है। पुनर्वसु वृक्ष, पुनर्वस्वक्ष, पुनर्वसु धन ऋक्ष, तो यहाँ क्या हुआ? पुनर्वस, पुनर्वस धन उ प्लस धन ऋक्ष, उ का क्या हो जाएगा? वमुवर्ण सूत्र से उ के स्थान पे वा, तो बस ये हो गया वा, इससे जुड़ा तो ये हो गया वृक्ष, तो पुनर्वस वृक्ष, ठीक है। स्वचित, कौन सा? वो सुधन अचित, सुधन अचित, सुधन अचित, हाँ, तो सुधन अचित, यहाँ पे भी वमुवर्ण सूत्र लगेगा, है ना। तो सा धन उ धन अचित, तो ये क्या हो गया? उ का हो गया वमुवर्ण सूत्र से व, तो ये क्या हो जाएगा? वा इससे जुड़ गया तो ये वचित हो गया, तो सा आधा आगे जुड़ गया तो स्वचित। अच्छा, स्वचित,
हाँ ठीक है। हाँ, और ये गुरु आज्ञा, गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा कर दो। तो इसमें भी वमु वर्ण, आपका एक ही सूत्र सब जगह जा रहा है, गुरु धन आज्ञा। ये क्या हो गया, गुर धन उ धन आज्ञा, तो उ के स्थान पे क्या हो गया, वा, ये हो गया वाज्ञा, और ये गुरुवाज्ञा। गुरुवाज्ञा, ये ऊ बढ़ा लेंगे ना अपने इसको, कि छोटा ही चलेगा? कौन सा? र के पास वाला, र गुरु के पास। क्यों, गुरु में ह्रस्व उ है। अच्छा, ये गुरु आप इसको बोल रहे हो कि ये गुरु नहीं है? हाँ। नहीं, गुरु नहीं होता भैया, गुरु होता है। ओके, ठीक है, गुरु बहु हाँ, द्विवचन में होता है, एक वचन में गुरु होता है। हाँ, ठीक है। हाँ। और एक सूत्र नंबर 30 में एक उदाहरण दिया हुआ था, जो सूत्र नंबर 30 था ना। हाँ, उवर्णे ओ, उवर्ण के आने पर अवर्ण को ओ हो जाता है, उसमें एक वो तव प्लस ऋकार और सा प्लस ऋकारेण, ये जो कातंत्र माला में जो सूत्र दिया हुआ है, तव तव प्लस ऋकार और सा प्लस ऋकारेण, इसको कैसे करेंगे, मतलब क्या शब्द बनेगा इसका? देखिए, तव प्लस ऋकार, तो तव प्लस ऋकार, तो यहाँ हो गया आ और यहाँ हो गया री, तो यहाँ पे क्या, रिवर्णे अर, 31 नंबर का सूत्र लगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अर, अर, तो तव धन अर, और री का लोप हुआ है, री का लोप हो जाएगा परश्चालोपम से, है ना, तो ये हो जाएगा तवरकार। अच्छा, तवरकार होगा ये। ओके, हाँ, वही शब्द आसानी ना, इसलिए। ओके, और वैसे सारिकारेण का सा प्लस ऋकारेण, सा प्लस ऋकार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा के स्थान पे अर हो जाएगा, सा के स्थान पे अर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सर कारः, है ना, तो ये हो जाएगा सर का रह। अच्छा, री के स्थान पे अर हो गया, तो वो हो गया, तो सा था ना पंडित जी, भैया जी, सा था ना, ये सा था, तो हमारा क्या है, हमने पढ़ा था अवर्ण के परे, अकार नहीं, अवर्ण का, तो अवर्ण को अर कर रहे हैं, तो अवर्ण को अर कर रहे हैं, तो चाहे आपका ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों को ही अर करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आ है कि आ है। ठीक है, क्योंकि अवर्ण अगर अकार कहा होता तो फिर बात अलग होती। अपन ने पढ़ा था वर्ण यानी 2, कार यानी 1, हाँ, है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। आगे सुने, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, पेज नंबर 20 में सूत्र क्रमांक 50 और 51, ये दोनों एक साथ ले रहे हैं। सूत्र क्या है, ओ आओ और औ आव, पूर्व सूत्र जैसा ही चलेगा इनका, कि ओ के साथ यदि कोई भी स्वर जोड़ा जाएगा, कोई भी स्वर, 14 स्वरों में कोई भी स्वर अगर ओ के साथ होगा, तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अव, और जो स्वर है वो एज इट इज रहेगा। इसी प्रकार
औ के साथ कोई भी स्वर जोड़ा जाएगा तो औ के स्थान पे आव हो जाएगा और वो स्वर वैसा का ही वैसा रहेगा। ठीक है, ओ के स्थान पे अव होगा और औ के स्थान पे आव होगा। ये दोनों सूत्र का अर्थ है। ये आपके 50 नंबर सूत्र का और ये 51 नंबर सूत्र का ये अर्थ है। इनके उदाहरण जैसे पौ धन अक, है ना, पौ धन अक, तो औ के परे आ है, पौ यानी क्या हो गया, पा धन औ, और इसके बाद क्या लिखा है, अक लिखा है, तो औ के परे आ है तो औ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आव। तो पा जोड़ा आ से तो ये हो गया पा, और वा जोड़ा आ से तो वक, तो ये हो गया पावक। क्लियर है? इसी प्रकार लो, ये नहीं समझ में आया मुझे। एक मिनट देखिए, जैसे हमने लिखा लो धन अनम, ठीक है ना, लो धन अनम, तो लो को क्या लिखेंगे, ला में ओ की मात्रा है, ठीक है, और अनम, तो सूत्र क्या है, ओ अव, 50वें नंबर का सूत्र है ओ अव, अर्थात ओ के बाद कोई भी स्वर हो, ओ के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो ओ के स्थान पे हो जाएगा अव। ठीक है, तो अब हमने ओ की जगह पे अव लिख दिया, तो ओ की जगह पे अव लिख दिया तो ये क्या हो गया, ला धन अव धन अनम। यहाँ पर ये जो ओ था ये किससे स्थानांतरित हुआ है, अव से, बस ओ के स्थान पे आप अव लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, अब सबको जोड़ देंगे तो लवनम। समझ में आया? इसी प्रकार आपका जो पौ था, पौ धन अक, ठीक है, तो यहाँ पा में क्या हो गया, औ की मात्रा और अक, तो ये औ क्या हो गया, औ के स्थान पे हो जाएगा आव। पा धन आव धन अक, तो ये क्या हो गया, पावक। ठीक है, इसी प्रकार लौ धन अक, तो हो जाएगा लावक। पो धन अनम, पो धन अनम क्या हो गया, तो पा में ओ की मात्रा पो धन अनम, तो ये ओस का क्या हो गया, अव, है ना, ओ अव सूत्र से ओ के स्थान पे अव हुआ, तो ये सब जुड़ के क्या कहला जाएंगे, पवनम। ठीक है, क्लियर है ये? कोई प्रश्न किसी का इन दोनों सूत्रों में, ओ अव और औ आव? क्लियर है ये? कोई प्रश्न यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें? अब देखिए, अब हम एक बार रिवीजन करते हैं कि हम सभी क्या पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे, तो हमने देखा आ के बाद, अवर्ण के बाद यदि अवर्ण होगा तो उत्तर क्या होगा,
दीर्घ आ। इवर्ण होगा तो उत्तर या, है ना। फिर उवर्ण होगा तो उत्तर होगा वा। ऋवर्ण होगा, सॉरी गलत लिख गया मैं, ए ओ, और ऋवर्ण होगा तो अर। ऋवर्ण होगा तो अल, इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। फिर अवर्ण के बाद यदि ए होगा तो हो जाएगा आई। अवर्ण के बाद यदि आई होगा तो भी आई। ओ होगा तो औ, और औ होगा तो भी औ। ठीक, तो हमने अवर्ण को लेफ्ट हैंड साइड पे रख के राइट हैंड साइड में पूरे 14 स्वर कवर कर लिए, उनके रिजल्ट देख लिए। ठीक है ना। इसी प्रकार हमने जब इवर्ण को इस तरफ रखा तो इवर्ण के साथ यदि हमने इवर्ण जोड़ा तो उत्तर क्या आया, दीर्घ ई। और बाकी के 12 स्वर जो जोड़े या असवर्ण बोल दें, तो उत्तर क्या आया, ई के स्थान पे हो गया या, है ना। सूत्र क्रमांक 44 से। इसी प्रकार तो इवर्ण को लेफ्ट हैंड साइड में रख के राइट हैंड साइड में हमने पूरे 14 स्वर देख लिए, 12 स्वर यहाँ और 2 इवर्ण के, तो पूरे 14 स्वर हो गए। अब हमने उवर्ण को यहाँ रखा, उवर्ण को रख के यदि उवर्ण से जोड़ा तो उत्तर क्या आया, दीर्घ ऊ। और यदि असवर्ण जोड़े तो उत्तर क्या आया, वा। वमु वर्ण, 2 वर्ण और 12 असवर्ण। तो पूरे 14 स्वरों के साथ उवर्ण का हमने कॉम्बिनेशन देख लिया। इसी प्रकार हमने ऋवर्ण को जोड़ा तो ऋवर्ण के साथ हमने ऋवर्ण जोड़ा तो उत्तर आया दीर्घ री। और यदि हमने असवर्ण जोड़े तो उत्तर आएगा रा, रमु वर्ण, रमरी वर्ण सूत्र से। अब इसके बाद हम अगर ए के साथ कोई भी स्वर जोड़ते हैं तो उत्तर आता है, पूरे 14 स्वर में से कोई भी स्वर जोड़ते हैं तो उत्तर आता है ऐ। ऐ के साथ हमने कोई भी स्वर जोड़ा तो उत्तर आएगा आए। ओ के साथ कोई भी स्वर जोड़ा तो उत्तर हुआ अव। और औ के साथ कोई भी स्वर जोड़ा तो उत्तर आएगा आव।
अब जो हमारा लिवर्ण था, लिवर्ण में भी यही बात रहती है, इसका उपयोग नहीं होता है। लिवर्ण यदि लिवर्ण से जुड़ेगा तो उत्तर आएगा दीर्घ री, और यदि इसको असवर्ण से जोड़ा, असवर्ण से जोड़ा तो यहाँ पे जाएगा ला। तो आपके पूरे 14 स्वरों के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो सभी हमने देख ली कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी स्वर हो, वो किसी भी 14 स्वरों में से कोई भी स्वर हो, वो 14 स्वरों में से किसी भी स्वर से जुड़ेगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हम देख चुके। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न किसी को? सारे कॉम्बिनेशन इसके हो चुके हैं। ये नॉर्मल केसेस हैं, ये सामान्य से चलने वाले जो सूत्र हैं वो हैं। इसके जो अपवाद के नियम हैं वो अभी हमने छोड़ दिए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहले हमने पूरे जो सामान्य सूत्र हैं जो अधिकतर प्रयोग में आते हैं उनको पढ़ लिया है, स्वर संधि संबंधी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी शंका हो तो पूछ ले। नहीं है? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो? आ रहा है भैया जी। आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? जी हाँ जी आ रहा है। हाँ ओके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हमने स्वर संधि के सामान्य सूत्र किए, इसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के सामान्य सूत्र करेंगे, और जो अपवाद के नियम हैं उनको हम सबसे आखिरी में करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या कहते हैं, स्वर संधि के हमने सामान्य नियम किए, 51 में से जो सामान्य नियम थे उनको पूर्ण किया। अब हम स्वर संधि के बाद जंप कर रहे हैं विसर्ग संधि में। ठीक है, व्यंजन संधि, प्रकृति भाव संधि और स्यादि संधि इनको बाद में करेंगे, पहले हम विसर्ग संधि करेंगे ताकि आपके सरल सरल विषय पहले हो जाएं। ठीक है, तो पेज नंबर 41 41 ये निकाल लीजिए, पेज नंबर 41 सूत्र क्रमांक 95। ठीक है, 51 से सीधे हम 95 में आ रहे हैं, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, सूत्र पूरे हमें करने हैं। ठीक है, केवल उदासीनता ना आए इस दृष्टि से सीक्वेंस चेंज की जा रही है। ठीक है, तो 95 नंबर का सूत्र हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? विसर्ग सभी को पता है, विसर्ग क्या होता है? ये जो दो बिंदुएं रहती हैं ये विसर्ग कहलाती हैं। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही होगा, व्यंजन के बाद कभी विसर्ग नहीं होता। ठीक है, तो स्वर के बाद ही विसर्ग लगेगा। अब कोई कहे कि रामः लिखा हुआ है, तो रामः में तो माँ के बाद विसर्ग है, ये माँ के बाद विसर्ग नहीं है, राम धन आ, तब ये राम पूरा होगा प्लस विसर्ग, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, लताह, तो यहाँ पे दीर्घ आ के बाद विसर्ग है। तो विसर्ग हमेशा आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि हलंत लगाओ और हलंत के बाद विसर्ग हो, ये कभी नहीं होता। ठीक है, विसर्ग हमेशा स्वर के पश्चात ही होगा, कोई भी 14 स्वरों में से हो उसके बाद विसर्ग होता है, कुछ स्वरों के बाद नहीं भी होता। तो ठीक है, तो पहला सूत्र आ रहा है, अच्छा, विसर्ग संधि का अर्थ क्या है कि विसर्ग रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका प्लस होगा
राइट हैंड साइड पे स्वर और व्यंजनों से, राइट हैंड साइड पे कोई भी स्वर कोई भी व्यंजन हो सकता है, उनसे इसका संपर्क होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, तो विसर्जनीय 95 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। विसर्जनीय चे छे वा शम। विसर्जनीयश्चे छे वाशम, विसर्जनीयश्चे छे वाशम, विसर्जनीयश्चे छे वाशम, विसर्जनीयश्चे छे वाशम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद यदि चा हो या फिर छा हो, ठीक है, चा और छा में से कुछ भी होगा तो विसर्ग के स्थान पे शा हो जाएगा। ये है सूत्र। विसर्ग के परे चा या छा दोनों में से कुछ भी होगा तो विसर्ग के स्थान पे शा हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कह धन चरती, पुस्तक में कह धन चरती दिया है, तो कह ये क्या हो गया? विसर्ग। तो का के बाद क्या है? विसर्ग है, विसर्ग के बाद चरती है। ठीक है, का के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद चरती, तो विसर्ग के स्थान पे क्या करना है? शा। क्यों? क्योंकि विसर्ग के परे अगर चा या छा हो तो विसर्ग का शा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? कश्चरति। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रश्न किसी का? विसर्ग के बाद यदि चा या छा में से कुछ भी होगा तो विसर्ग के स्थान पे शा हो गया, बाकी सब वैसा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। कह धन छादयति, तो यहाँ क्या हो गया? का धन विसर्ग धन छादयति। ठीक है, तो क्या हो गया? विसर्ग के बाद छा है तो विसर्ग के स्थान पे शा, तो ये हो जाएगा कश छादयति। कश छादयति। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई शंका, कोई प्रश्न आदि हो? कश्चरति कश्चादयति। अब देखिए, जो सूत्र है उस सूत्र में स्वयं ही इसका प्रयोग हुआ है। आप सूत्र को ध्यान से देखेंगे तो सूत्र में विसर्जनीयश्चे, तो ये क्या लिखा है वास्तव में? विसर्जनीयः चे था ये, तो विसर्जनीयः, विसर्ग के परे क्या आ गया? चा आ गया, तो विसर्ग के स्थान पे शा कर दिया। विसर्जनीयश्चे। समझ में आया? जी। रामः मोहनः च, तो राम और मोहन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामः, विसर्ग के बाद चा है मोहन में, तो मोहनश्च।
ठीक है। तो ऐसे आपको साहित्य में कई प्रसंग मिलेंगे, जैसे कल्पातीताः च, तो कल्पातीताश्च, विसर्ग के बाद चा आया तो विसर्ग के स्थान पे शा हो गया। तो ऐसे साहित्य में बहुत जगह उपयोग मिलेंगे आपको। आप कोई भी स्तोत्र पाठ आदि पढ़ते हैं, कोई भी सूत्र पाठ आदि पढ़ते हैं, तो ऐसा आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये सूत्र हो गया विसर्जनीय चे छे वाशम। कोई समस्या इस सूत्र में? क्लियर है ये सूत्र? किसी को कोई प्रश्न इससे संबंधित? आगे चलूं? अब बिल्कुल जैसा ये सूत्र है, हाँ कोई कुछ कह रहा है? ठीक है। जैसा ये सूत्र है वैसा ही अगले दो सूत्र है, उनमें अनुवृत्ति हुई है पूर्व सूत्र की। सूत्र क्रमांक 96 क्या है? सूत्र क्रमांक 96 है टे ठे वा शम। टे ठे वाशम, टे ठे वाशम। तो यहाँ पर विसर्जनीय की अनुवृत्ति पूर्व से होगी और टे ठे वाशम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये कह रहे हैं विसर्ग के बाद यदि टा या ठा हो, टा या ठा हो, तो विसर्ग के स्थान पे शा हो जाएगा। पहले के सूत्र में क्या था? पहले के सूत्र में था विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का शा। यहाँ पे विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पे शा हो जाएगा। जैसे कह धन टीकते, कह धन टीकते, कह धन टीकते। तो ये क्या हो गया? का धन विसर्ग धन टीकते। तो विसर्ग के बाद टा है तो विसर्ग के स्थान पे हो गया शा। तो ये हो गया कश टीकते। ठीक है। इसी प्रकार कह धन ठकारेण, कह धन ठकारेण। तो का के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद ठकारेण। तो विसर्ग के स्थान पे हो गया शा। तो कश ठकारेण। समझ में आया? कोई शंका इसमें? कोई शंका? नहीं भैया। ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरे सूत्र में आते हैं। ठीक है। तीसरा सूत्र क्या है? ते थे वासम, ते थे वासम, ते थे वासम।
ते थे वासम, ते थे वासम 97 नंबर का सूत्र है, ते थे वासम, ठीक है, ते थे वासम, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, विसर्ग के बाद ता या था हो, विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही सूत्र है, विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा। इतः धन ततः, तो इत धन विसर्ग धन ततः, तो यहाँ पे सा आ जाएगा, विसर्ग के बाद ता है तो विसर्ग के स्थान पे सा आ गया, तो ये हो जाएगा इतस ततः, ठीक है, इतस ततः। ता या था कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, आधा सा इनके स्थान पे हो जाएगा। जैसे कह धन थोड़ती, कह धन थोड़ती, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ का के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद थोड़ती है, तो विसर्ग के बाद था है, विसर्ग के बाद था है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया, सा, तो ये हो जाएगा कस थोड़ती, कस थोड़ती, ठीक है। ये समझ में आया? कोई प्रश्न किसी को? हमारे पास 3 सूत्र हो गए। 3 सूत्र क्या हो गए, 95, 96 और 97 नंबर के सूत्र का नंबर क्या है, हाँ 95, 96, 97, 95, 96, 97 नंबर के सूत्र। पहला सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि चा या छा हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये सूत्र कह रहा है विसर्ग को कर दो शा, यदि टा या ठा हो तो विसर्ग को कर दो शा, और ता या था हो तो विसर्ग को कर दो सा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, विसर्ग के साथ हमने 6 व्यंजनों का कॉम्बिनेशन देख लिया। चाछा हो तो विसर्ग को शा कर दो, टाठा हो तो विसर्ग को शा कर दो, और ताथा हो तो विसर्ग को सा कर दो। ठीक है, ये आपके सूत्र क्रमांक 95, 96 और 97 ये एक साथ पूरे हो जाएंगे। इन तीनों सूत्रों में किसी को कोई शंका, कोई समस्या? समझ में आ गया? ठीक है, बहुत कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को?